दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। फिर उस बाप से उसके बेटे के बदले मांगी जाती है बहुत बड़ी रकम, इतनी बड़ी कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें न्यूयॉर्क शहर का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और इसी बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी है जिसका नाम है डेविड किंग, जो एक म्यूजिशियन है। उसने बहुत सारे हिट सॉन्ग दिए हैं, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए हैं और जिन कंपनियों के पास वो शेयर जाने वाले हैं वो उससे भी बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि वो इसकी कंपनी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन डेविड किंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो एक एक करके सबको कॉल करता है और वादा करता है कि मैं जल्दी ही सारे शेयर वापस से खरीद लूंगा। कॉल पर बात करने के बाद जब वो अपने कमरे में आता है तब हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम है पेम। पेम भी उसे अपने आइडियाज बताती है कि उसे कंपनी में कैसे काम करना है। तभी यहाँ पर उनका बेटा आ जाता है जिसका नाम है ट्रेस। ट्रेस आकर के बताता है कि आज कॉलेज में उसका बास्केटबॉल का मैच है। किंग कहता है कि मैं खुद तुम्हें छोड़ कर के आऊंगा। जब ये दोनों गाड़ी में बैठ कर के जा रहे होते हैं तब किंग अपने बेटे को देखता है जो फोन में लगा हुआ था। किंग उससे पूछता है कि तुम दिन भर में कितने घंटे फोन चलाते हो। ट्रे कहता है कि टाइम का कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी तो 12 घंटे में फोन का यूज कर लेता हूँ। तब किंग कहता है कि बेटा अपनी आदत को सुधारो, ये तुम गलत कर रहे हो। थोड़ी ही देर में ये स्कूल पहुंच जाते हैं। किंग जाता है ट्रे को अंदर छोड़ने के लिए। तब ट्रे भी अपने डैड से बात करता है और उसे म्यूजिक के बारे में बताता है कि उसे म्यूजिक कितना पसंद है। जब ये प्लेग्राउंड में होते हैं तब किंग जाकर के मिलता है ट्रे के कोच से। सभी लोग किंग को देख कर के बहुत खुश हैं, मगर किसी को भी ये बात पता नहीं है कि किंग की जो कंपनी है वो पूरी तरह से बिक चुकी है और वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो जल्दी ही कंपनी को वापस खरीद लेगा। यहाँ से जाते वक्त वो अपने बेटे को भी नहीं बताता कि वो मैच देखने के लिए नहीं रुक रहा। बाहर जाकर के जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है तभी पॉल नाम का एक आदमी आता है जो काइल का पिता है और किंग का ड्राइवर भी। वो उसके हाथ में एक फाइल देता है जिसमें फाइनेंसर्स के सारी डिटेल है। यहाँ से निकल कर के किंग सीधा पहुँचता है अपने ऑफिस में। वहाँ जाते ही उसकी मुलाकात होती है पैट्रिक नाम के एक आदमी से जो कहीं ना कहीं किंग का बिजनेस पार्टनर भी है। किंग उसे सारी बातें बताने लगता है कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है और आखिर वो क्या करने वाला है। वो पैट्रिक को बताता है कि उनकी म्यूजिक कंपनी के पीछे लेवल वाले पड़े हैं। वो चाहते हैं कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। वो लोग म्यूजिक को म्यूजिक की तरह नहीं बल्कि धंधे की तरह देखते हैं। उन लोगों की प्लानिंग है कि यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें हटा दिया जाए और गाने एआई से बनाए जाएं, क्योंकि एआई से बनाए गए गानों की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होगी। किंग की बातों को सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि मुझे भी आइडिया सही लगा था। तुम्हें पता है कितने पैसे लगते हैं एक म्यूजिक को बनाने में। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है कि कहीं ये गाना फ्लॉप ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम लॉस में चले जाएंगे। हम बहुत ही लिमिटेड म्यूजिक प्रोडक्शन कर पाते हैं, लेकिन एआई से सारी चीजें बदल जाएंगी। उससे गाने जल्दी बनेंगे और पैसे भी बहुत कम लगेंगे और इसके अलावा हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। अभी हम साल में जितने गाने बना पाते हैं एआई के जरिए से हम 20 गुना ज्यादा बना पाएंगे। किंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। हमने ये कंपनी इसलिए शुरू नहीं की कि हम मशीनों से गाने बनाएं। किंग की बातें सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब किंग कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने शेयर मुझे बेच दो। इससे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे और कोई भी कंपनी में बदलाव नहीं कर पाएगा। पैट्रिक थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है। इससे किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो भागता हुआ आता है घर पर और अपनी खुशी जाहिर करता है। सबसे पहले वो अपनी वाइफ पेम को बताता है कि उसने डील क्रैक कर लिया है। अब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स उसके पास होंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद पेम कहती है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर जानते हो ना तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। पैट्रिक फ्री में अपने शेयर तुम्हें कभी नहीं देने वाला, इसके लिए तुम्हें पूरे के पूरे पैसे चुकाने होंगे और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं। आखिर तुम इतने सारे पैसे लाओगे कहाँ से। तब किंग कहता है कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं सबको गिरवी रख दूंगा। इस तरह से हमारे पास पैसे आ जाएंगे। म्यूजिक कंपनी को वापस लूंगा और गाने बनाऊंगा। जैसे जैसे पैसे आएंगे हम एक एक करके सारा कर्जा चुकाते जाएंगे। पेम कहती है कि यह आइडिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की है। हमारे पास जितनी भी चीजें बची है तुम उन सबको दांव पर लगाने वाले हो। जानते हो ना, थोड़े टाइम पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि अब तुम थोड़ा कम काम करोगे और ज्यादा टाइम मेरे साथ बिताओगे। तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि अब ट्रे भी बाहर जाने वाला है। उसके जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, तब मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत होगी। किंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह हमारे पास आखिरी मौका है।
जिस चीज को बनाने में हमने अपनी जिंदगी लगा दी, मैं उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अभी इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक से किंग का फोन बज उठता है। जब वो फोन को रिसीव करता है तो सामने से एक अजीबोगरीब आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो किंग से कहता है कि इस वक्त तुम्हारा बेटा ट्रे हमारे कब्जे में है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करके बताऊंगा कि हमें क्या चाहिए। ये सुनकर के किंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो फौरन आकर के बात करता है अपनी वाइफ पेम और ड्राइवर पॉल से। वो उन्हें बताता है कि ट्रे को किडनैप कर लिया गया है। ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर में चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां घूमने लगती है। कुछ ही देर में 3 डिटेक्टिव आकर के बैठ जाते हैं इनके सामने, जिनका नाम है हिंगिस, बेल और ब्रिक्स। ये लोग किंग से पूछते हैं कि एग्जैक्ट बताओ कि किडनैपर ने तुमसे क्या कहा। तब किंग बताता है कि पहले कॉल में कहा कि मेरा बेटा ट्रे उनके कब्जे में है। थोड़े समय बाद जब उनका दोबारा कॉल आया तब उन्होंने कहा कि हमें फिरौती के रूप में 17.5 मिलियन स्विस फ्रैंक चाहिए और सारे के सारे 1000 के नोटों में। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो ट्रे को ऊपर पहुंचा देंगे। इन बातों को सुनने के बाद ब्रिजेस कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ना तो तुम्हारे बेटे को कुछ होगा और ना ही तुम्हें पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। किंग बताता है कि उन लोगों ने कहा है कि वो रात को फिर से कॉल करेंगे। ब्रिजेस कहता है कि क्या तुम्हारे रिलेटिव में कोई ऐसा है जिस पर तुम्हें शक हो, जो रोज तुम्हारे साथ उठता बैठता हो। किंग कहता है कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। मेरे करीब जितने भी लोग हैं मुझे उन सब पर भरोसा है, मगर फिर भी ये लोग उसकी बात नहीं मानते और सबसे पहले पूछताछ करने लगते हैं पॉल से। घंटों पूछताछ करने के बाद ये जाते हैं ट्रे के कोच के पास, क्योंकि कोच आखिरी बार यहीं पर था। लेकिन जब ये पूछताछ करते हैं तब कोच कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही मैच खत्म हुआ ट्रे यहाँ से निकल गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तभी पॉल को एहसास होता है कि उसका बेटा काइल भी गायब है। वो एक एक करके तीनों डिटेक्टिव के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि पॉल सिर्फ एक मामूली ड्राइवर था। सब लोग उसे भगा देते हैं। तब आखिर में वो भाग करके जाता है किंग के पास। वो उसे बताता है कि मेरा बेटा काइल भी गायब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी पेम भागते हुए आती है बाहर और किंग को बताती है कि पुलिस वालों ने हमारे बेटे ट्रे को ढूंढ निकाला। ये सुनकर के वो भी भाग करके आता है बाहर। ट्रे को देख करके ये लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन पॉल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि मेरा बेटा काइल कहाँ है। तब डिटेक्टिव बताते हैं कि शायद किडनैपर से गलती हुई है, उन्होंने गलती से ट्रे की जगह काइल को किडनैप कर लिया है। उन्हें पता नहीं चला कि किंग का बेटा कौन है। ये बात सुनने के बाद पॉल की हालत खराब होने लगती है। इसके बाद ये लोग ट्रे को अंदर लाते हैं और उससे पूछते हैं कि पूरी डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या था। ट्रे बताता है कि जैसे ही हमारा मैच खत्म हुआ हम दोनों बाहर आए, उसके बाद हम दोनों लंच करने के लिए गए। हम दोनों ने एक साथ लंच किया और लंच करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। दरअसल मुझे कुछ काम था, मगर काम खत्म करने के बाद जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि काइल वहां से गायब है, जबकि काइल को वहीं पर होना चाहिए था। तभी किडनैपर का दोबारा से कॉल आता है। किंग फोन को रिसीव करता है। किडनैपर कहते हैं कि चाहे लड़का कोई भी हो, हम हमेशा से तुम्हें ही टारगेट करना चाह रहे थे। अब चाहे लड़का किसी का भी क्यों ना हो, फिरौती तो तुम्हें ही देनी होगी, और वो भी उतनी ही 17.5 मिलियन स्विस फ्रैंक। अगर तुमने नहीं दी तो हम इसको दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देंगे। इतना कहने के बाद वो लोग फोन को कट कर देते हैं। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। सबसे ज्यादा पॉल परेशान है, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली ड्राइवर है। इतने सारे पैसे उसके पास कैसे हो सकते हैं। इतने सारे पैसों का इंतजाम अगर कोई कर सकता है तो वो है किंग। तब पॉल जाता है किंग के पास और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मेरे बच्चे की जान बचा लो, प्लीज उन लोगों को पैसे दे दो। मुझे पुलिस वालों पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारे पैसे वापस ला करके दे देंगे। मगर इस वक्त किंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जब किडनैपर से बात कर रहा था तब उस किडनैपर ने अपना नाम बताया था, फेलेनी। किंग उसी के बारे में सोच रहा है कि आखिर वो आदमी उसे टारगेट क्यों कर रहा है। इसी बीच वो पॉल की भी बातें सुनता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कितनी बड़ी रकम है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सारा पैसा कभी देखा भी नहीं होगा और तुम चाहते हो कि मैं इतने सारे पैसे दांव पर लगा दूं। मुझे पता है पुलिस वाले कभी इन पैसों को रिकवर नहीं कर पाएंगे। वो इस केस को भी बाकी केसों की तरह मामूली समझेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया और उन्हें दे भी दिए तो मेरी म्यूजिक कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मेरे पास वही पैसे आने वाले हैं जिनसे मैं शेयर्स खरीदने वाला हूँ। अगर मैंने दे दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मगर पॉल उसके सामने रोता गिड़गिड़ाता रहता है। फिर एक वक्त के बाद किंग चुप हो जाता है और उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तब पॉल समझ जाता है कि किंग उसकी मदद नहीं करने वाला, इसलिए वो उठ कर के निकल जाता है वहाँ से। थोड़ी देर बाद किंग बाहर आता है और बैठ जाता है पैट्रिक के पास और उसे बताता है कि अगर मैंने किडनैपर को पैसे दिए तो मैं
शेयर्स नहीं खरीद पाऊंगा और मेरी आंखों के सामने ही मेरी म्यूजिक कंपनी बर्बाद हो जाएगी। पैट्रिक कहता है कि तुम अपने दिल की सुनो, अगर वो बच्चा मारा गया तब तुम ऐसे भी बर्बाद हो जाओगे, लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हर जगह ये खबर फैल जाएगी और तुम्हारी रेपुटेशन की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इतना कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। तब किंग आता है अपने बेटे ट्रे के पास और उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब ट्रे भी वही बात कहता है। वो अपने बाप से कहता है कि शायद आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। आजकल लोग सोशल मीडिया से किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं और एक ही झटके में नीचे भी गिरा सकते हैं, और अगर काइल को कुछ भी हुआ तो सबसे पहले सोशल मीडिया वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे और वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज को इस तरीके से शो करेंगे जैसे कि आप बहुत बड़े विलन हो। इसके साथ साथ अखबार वाले, मीडिया वाले सारे के सारे आपके पीछे लग जाएंगे। आपकी जिंदगी की माँ बहन एक हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपको काइल की जान बचा लेनी चाहिए। अगर उसकी जान बच गई तो आप लोगों की नजर में हीरो बन जाएंगे और कहीं ना कहीं उससे आपका फायदा भी हो जाएगा, शायद आपकी कंपनी भी बच जाए। अब पूरी रात किंग इसी के बारे में सोचता रहता है और आखिर में फैसला करता है कि वो काइल की जान बचाएगा। तभी दूसरी तरफ हम काइल को पहली बार देखते हैं जिसे किडनैपर ने एक बाथटब के अंदर लेटा करके रखा हुआ है। काइल को एक गाना सुनाई देता है जिसे किडनैपर ने बजा करके रखा है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जिसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। सारा कैश उसके सामने ही रखा हुआ है। वो बस इंतजार कर रहा है किडनैपर्स के कॉल के आने का। थोड़ी देर बाद किडनैपर्स का कॉल आता है। वो किंग को बताता है कि सारा का सारा पैसा कहां पर पहुंचाना है और पैसों को लेकर के कोई और नहीं बल्कि किंग को खुद आना होगा। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमें पेम का ब्रेसलेट भी चाहिए। इस बात को सुनकर के किंग भड़क जाता है और कहता है कि वो ब्रेसलेट मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन पेम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपना ब्रेसलेट निकाल करके रख देती है किंग के सामने। अब किंग इन सारे पैसों को एक बैग में डालता है, साथ में उस ब्रेसलेट को भी, और जैसा किडनैपर ने कहा था उसके मुताबिक वो जाकर के बैठ जाता है एक मेट्रो में। जब मेट्रो चलने लगती है तभी बीच रास्ते में वो लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेट्रो से निकलो और इनके दो डब्बों के बीच में आ जाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। किंग ऐसा ही करता है। थोड़ी देर के बाद वह कहते हैं कि अब बैग को यहीं पर फेंक दो, लेकिन ये बात किंग को समझ में नहीं आती और वो भड़क जाता है। किडनैपर्स को भी डाउट होने लगता है कि जरूर ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बैग में एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। किडनैपर्स का एक आदमी भी मेट्रो के अंदर है जो अचानक से इमरजेंसी ब्रेक को खींच देता है। इससे एक जोरदार झटका लगता है और बैग किंग के हाथ से छूट करके गिर जाता है नीचे। फौरन एक आदमी बैग को उठा लेता है और उसे ले जाकर के दे देता है स्कूटर पर सवार एक आदमी को। मगर पुलिस वाले भी यहाँ पर लगे हुए थे। वो पीछा करना शुरू कर देते हैं, मगर एक के बाद एक ये लोग बैग्स को बदलते रहते हैं। स्कूटर से एक दूसरी बाइक पर दे देते हैं, फिर दूसरी बाइक से वापस स्कूटर पर। दरअसल ये पुलिस वालों को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर पीछा करने के बाद पुलिस वालों के हाथ एक आदमी लग जाता है जिसके पास बैग भी था। जैसे ये बैग को चेक करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ रद्दी भरी हुई थी, यानी के पैसों से भरा हुआ बैग लेकर के वो लोग गायब हो गए हैं और सबको चकमा दे दिया है। तभी दूसरी तरफ हम काइल को देखते हैं जिसे किडनैपर्स ने छोड़ दिया है। उसे एक पार्क में बैठा दिया गया था। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ती है उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में। फौरन पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। जब वो काइल से पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि किडनैपर उसे कहां पर लेकर के गए थे, काइल कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस इतना याद है कि उन लोगों ने मुझे बाथटब में लेटा करके रखा था और पीछे गाना बज रहा था बहुत तेज। वो गाने के टाइटल के साथ साथ पूरी लिरिक्स भी बताता है। मगर अगले दिन अखबार में खबर आने लगती है हर तरफ किंग के बारे में कि किंग एक हीरो है, उसने कैसे अपने ड्राइवर के बेटे की जान बचाई। हर तरफ ये न्यूज ट्रेंड कर रही है। किंग सबके लिए अब एक हीरो बन चुका है। मगर ये चीज किंग की मुसीबत को बढ़ा देती है। उसका एक इन्वेस्टर आता है उसके पास और कहता है कि जितने भी इन्वेस्टर थे कंपनी में उनको ये बात पता लग चुकी है कि तुम एक बैंकरप्ट हो चुके हो। तुमने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है और जितने भी पैसे मिले उन सबको फिरौती में खर्च कर दिया। अब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। जितने भी इन्वेस्टर है वो सारे के सारे अपनी पोजीशन को छोड़ करके भागेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिनों का वक्त है। सारे के सारे पैसों को वापस लेकर के आओ वरना तुम्हारी कंपनी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। अब किंग बहुत ज्यादा टेंशन में है। इसी टेंशन में वो गाना सुनने लगता है ताकि उसके दिमाग को थोड़ी शांति मिले। इस बार वो एक रैप सॉन्ग सुन रहा है। गाने के लिरिक्स सुनने के बाद उसे याद आता है कि काइल ने इसी गाने के बारे में बताया था कि यही गाना बज रहा था किडनैपर के पास। अब किंग फौरन भागता हुआ पहुंचता है हॉस्पिटल में और काइल को वो गाना सुनाता है। जैसे ही काइल कंफर्म करता है वो पुलिस वालों को बताता है कि जरा इस आर्टिस्ट का नाम पढ़ो। इस आर्टिस्ट का नाम है यंग
यंग फेलन, और किडनैपर ने भी अपना नाम फेलन ही बताया था और उस जगह पर यही गाना बज रहा था जहाँ पर उन्होंने काइल को रखा था। हो न हो यही सिंगर किडनैपर है। मगर पुलिस वालों को किंग की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब किंग कहता है कि मैंने बात की थी उस आदमी से और मैं इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये एक ही आदमी की आवाज है जिसने गाना गाया है और जिसने मुझे कॉल किया था। मगर डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और हम इस बात को कोर्ट में प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी कह देगा कि ये एआई से जनरेटेड गाना है। इतना कहकर के वो यहाँ से चले जाते हैं। मगर किंग को अपने पैसे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा फेलन के घर पर और उसे पकड़ करके उससे अपने पैसे मांगेगा। तब पॉल कहता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अब ये दोनों अपनी बंदूकें निकालते हैं, फेलन का एड्रेस पता करते हैं और पहुंच जाते हैं उसके घर पर। जैसे ही ये दोनों दरवाजे पर जाकर के नॉक करते हैं, फेलन की वाइफ दरवाजा खोलती है। उसकी गोद में उसका बच्चा भी है। वो जैसे ही किंग को देखती है फौरन पहचान लेती है। वो किंग से कहती है कि आपकी फोटोज मेरे घर में भी लगी हुई है, आपको कौन नहीं जानता। वो किंग को घर के अंदर आने के लिए कहती है। जैसे ही किंग अंदर जाता है उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं फेलन को साइन करना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि फेलन ने आपके लिए गाना बनाया है जो कि ट्रायल है। दरअसल वो उसे आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड करना चाहता है। तब किंग कहता है कि इस वक्त फेलन मुझे कहाँ पर मिलेगा। उसकी वाइफ कहती है कि इस वक्त वो अपने स्टूडियो में होगा। उसकी एक छोटी सी स्टूडियो है, वहीं पर वो काम करता है। उसकी वाइफ खुशी खुशी किंग को एड्रेस दे देती है ताकि वो उससे जाकर के मिल सके। अब किंग और पॉल दोनों निकल जाते हैं उस एड्रेस की तरफ। वहाँ पर पहुँचने के बाद किंग पॉल से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि फेलन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। किंग फौरन ट्रैक को बंद कर देता है और माइक पर फेलन से कहता है कि चुपचाप बता मेरे पैसे कहाँ है। पहले तो फेलन कोई जवाब नहीं देता, फिर कहता है कि शायद आपको पता नहीं है कि ये दिन मेरे लिए कितना खास है। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे आपका अटेंशन मिले और मैं आपसे बात करूं, लेकिन आपने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही कभी आपने मेरे बारे में सोचा। इसलिए मजबूर होकर के मुझे वो कदम उठाना पड़ा और आज देखो तुम्हें मेरा नाम भी पता है, तुमने मुझे ढूंढा भी। ये सुनकर के किंग भड़क जाता है और कहता है कि बकवास बंद कर। शायद तुझे पता नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तूने एक बच्चे को किडनैप किया और उसके साथ मारपीट भी की, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी धमकी दी। तुम एक क्रिमिनल हो, तुम कभी म्यूजिशियन नहीं हो सकते। अब इनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद फेलन भड़क जाता है और अपनी गन निकाल करके गोली चला देता है। तब किंग भी अपनी गन को बाहर निकाल लेता है। अब फेलन भागने लगता है और किंग उसका पीछा करते हुए गोलियां चलाता है। जब पॉल गोलियों की आवाज को सुनता है तो वो भी आता है फेलन को पकड़ने के लिए, लेकिन फेलन उसे घायल करके भाग जाता है। जब किंग पास आता है तो पॉल कहता है कि तुम उसे जाकर के पकड़ो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अब किंग भागने लगता है फेलन के पीछे। भागते भागते ये लोग पहुँच जाते हैं एक मेट्रो के अंदर। तब फेलन वहाँ से निकल कर के जाने लगता है एक दूसरे डब्बे के अंदर, मगर बीच में ही किंग उसे पकड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच में हो जाती है घमासान WWE की फाइट। काफी देर तक इन दोनों के बीच में ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है, मगर एक वक्त के बाद किंग उसे ढेर कर देता है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं फेलन को। वो उसके घर पर छापा मारते हैं और सारे के सारे पैसे बरामद कर लेते हैं। पैसे मिलने के बाद किंग अब बहुत ज्यादा खुश है। वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ जाता है पॉल से मिलने के लिए। पॉल की हालत भी अब ठीक है। किंग पॉल से कहता है कि मेरा जो नया गाना आने वाला है मैं उसमें से एक शेयर देना चाहता हूँ तुम्हें, साथ ही एक क्रेडिट भी। पॉल कहता है कि तुमने पहले ही हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन अब मैं और काइल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। वहीं दूसरी तरफ हम फेलन को देखते हैं जिसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सड़कों पर लोगों की भीड़ लग चुकी है। फेलन का जो गाना था वो इस साल का सबसे हिट गाना बन चुका है। सारे लोग डिमांड करते हैं कि फेलन को छोड़ दिया जाए और वो इसी तरह के और गाने बनाए, मगर कोर्ट किसी की भी बात नहीं सुनती। जब फेलन पर कार्यवाही शुरू होती है तब वो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसकी एक मीटिंग करवाई जाए किंग के साथ। जज भी उसकी बात को मान लेता है। फिर जेल में उसकी एक मुलाकात होती है किंग के साथ। फेलन को 25 साल की सजा सुनाई गई है। वो किंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अगला गाना हम दोनों कोलैब करें। अगर मैं आपकी कंपनी के लिए गाऊंगा तो वो दुनिया का सबसे हिट गाना बन जाएगा, जिससे आप भी पैसे कमाएंगे और मैं भी, और हम लोग पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। लेकिन किंग साहब मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी बड़ी कंपनी को भी छोड़ने जा रहा हूँ। मैं अपने तरीके से काम करूंगा। मैं अपनी खुद की एक छोटी सी नई कंपनी खोलूंगा ताकि मैं उसमें आजादी से काम कर सकूं। ये सुनकर के फेलन भड़क जाता है और गालियां देना शुरू कर देता है किंग को, लेकिन अब किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किंग घर पर आता है तो पेम उसे बताती है कि मैंने एक नया सिंगर ढूंढ निकाला है, उसका नाम है सुआ, तुम्हें उसका गाना सुनना चाहिए। अब किंग भी सुआ का गाना सुनने लगता है जो बहुत ही ज्यादा प्यारा था और
जिसका टाइटल था हाईएस्ट टू लोवेस्ट। पूरा गाना सुनने के बाद किंग खुश हो जाता है और सुआ से कहता है कि मैं तुम्हारा गाना बनाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने चैलेंजेस हैं। सुआ कहती है कि हाँ। किंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, हम शुरू करेंगे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हाईएस्ट टू लोएस्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।